right now and press the bell icon. Never miss an update. आइए दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ, जिसमें हम लोग मेंडल का नियम पढ़े थे और उसमें हम लोग पहला पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल के एक गुणित संकरण। और उसमें हमने मेंडल का एक लक्षण लेकर कल क्रॉस कराए थे F3 पीढ़ी तक हमने क्रॉस कराया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसी क्रॉस में मेंडल ने कुछ निष्कर्ष दिए थे, क्योंकि हमने कल ही कहा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान कोई भी नियम नहीं दिए थे, उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उन्हीं के निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डी व्रीज जैसे वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा उसमें सुधार किए और सुधार के बाद से उसको मेंडल्स का नियम बताया। तो इन्होंने कौन कौन सा निष्कर्ष दिए और कैसे दिए, ये हम लोग समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेंडल्स कंक्लूजन, मेंडल्स का निष्कर्ष, मेंडल का निष्कर्ष। इसमें उन्होंने पहला निष्कर्ष कारक दिया। मेंडल ने अपना 3 निष्कर्ष निकाले थे। पहला जो था कारक था, फैक्टर था। दूसरा जो था प्रबलता था और अप्रबलता था। तीसरा जो था सेग्रीगेशन था, पृथक्करण। तीन जो थे इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। पहला जो निष्कर्ष था कारक था, दूसरा जो था प्रबलता और अप्रबलता था, तीसरा जो था सेग्रीगेशन था। इन्हीं तीनों निष्कर्ष को कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और ह्यूगो डी व्रीज ने इनमें कुछ करेक्शन किए, कुछ सुधार किए और उसी सुधार को उन्होंने मेंडल का नियम बताया। तो सबसे पहले हम लोग पहला जानते हैं कि कारक क्या था। उनका पहला निष्कर्ष है कारक। कारक किसे कहते हैं, मेंडल ने किसे कारक कहा और क्यों कहा, ये हम लोग जानते हैं। ये जानने के लिए हम लोग पीछे जो कल पढ़े थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका पुनः क्रॉस कराएंगे, तभी हम लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा। पहला जो था हमने तने की लंबाई लिए थे। तने की लंबाई में जो शुद्ध लंबा था उसको कैपिटल टी, मतलब ये प्रभावी था, प्रबल था। और ये जो था शुद्ध बौना था, इसको हमने स्मॉल टी अप्रबल लिए थे। इसमें हमने कल क्रॉस कराया था कि कैपिटल टी पहले वाला टी स्मॉल टी के साथ, फिर यही कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ, फिर दूसरा वाला कैपिटल टी पहले वाले स्मॉल टी के साथ, फिर पहला वाला कैपिटल टी दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ। ये जो था मेंडल का F1 पीढ़ी था। फिर F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे थे उनके बीच क्रॉस कराया गया था। तो जो रेशियो आया था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो था F2 पीढ़ी था। अब पुनः F2 से उन्होंने क्रॉस कराया था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो था F3 पीढ़ी था। ये तीसरे पीढ़ी तक मेंडल्स का जो था क्रॉस था। इसी क्रॉस में मेंडल्स ने अपना निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था कारक। उन्होंने कारक किसे कहा, क्यों कहा, यह हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी जो था तने की लंबाई लिए थे हमने, और ये कहा था कि ये जो है शुद्ध लंबा है। फिर यहाँ पे हमने स्मॉल टी तना ही लिए थे, तने की लंबाई ही, लेकिन यह छोटा था, बौना था। इसमें कहा गया था कि यह शुद्ध बौना है। अब ये होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी से अगर क्रॉस कराया जाता है तो जो अगला पीढ़ी जो आती है F1 पीढ़ी आती है, उसमें सारे पौधे जो हुए थे लंबे हुए थे। सारे पौधे जो हुए लंबे हुए, मीन्स ये हो गया
कि सारे के सारे पौधे लंबे हुए, प्रबल लक्षण ही शो किया था और प्रबल लक्षण शो किया, यह लक्षण इसमें आया। उन्होंने यह बताया, मेंडल ने यह बताया कि अगर यह तना लंबा है तो अगर उनके संतानों में भी तना लंबा हो रहा है तो इस लक्षण को ले जाने का कोई कार्य करता है कि इस लंबाई वाला लक्षण इनके संतानों में गया, ये भी पौधे जो थे लंबे हुए, तो यहाँ से यहाँ तक लंबे होने का मार्ग कोई एक छोटा सा वस्तु होगा या तथ्य होगा जिससे उन्होंने कारक कहा, फैक्टर कहा। मीन्स यह हो गया कि जीवों में जो भी लक्षण होते हैं वो अगर उनके संतानों में जाते हैं तो वो केवल कारक के ही कारण जाते हैं और इसी कारक को, यही जो मेंडल्स का कारक है, बाद में एक जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कारक को जीन नाम दिया। मेंडल ने कोई भी जीन नाम नहीं दिए थे, मेंडल ने जीन को ही कारक कहा था, लेकिन बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के कारक को ही जीन कहा। मीन्स यहाँ पे यह हो गया कि जो भी पौधे के लक्षण है, चाहे यह बड़े तने की या छोटे तने की, अगर ये संतानों में जाता है तो ये ले जाने का जो कार्य करता है वही कारक होता है। और इसी कारक को बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक जो थे इस कारक को या इस फैक्टर को जीन कह दिया। तो मेंडल ने तीसरा जो 3 निष्कर्ष निकाले थे उनमें पहला यह था फैक्टर। फैक्टर में उन्होंने यह बताया कि कोई भी पौधा हो अगर वह लंबा है तो अगली पीढ़ी में पौधे लंबे बन रहे हैं तो उनके लक्षण जो लेकर जाता है उनके अगले पौधे में, वह जो होता है कारक कहलाता है। तो ये पहला जो था कारक, इस प्रकार से इसी से हम लोग जान लेते हैं। दूसरा जो होता है प्रबल और अप्रबल था। दूसरा जो हम लोग का था, जो कल हम लोग पढ़े भी थे कि प्रबल किसे कहते हैं, अप्रबल किसे कहते हैं, तो इसमें मेंडल ने पहला कारक दिया, दूसरा डोमिनेंस और रिसेसिव दे दिया। इसमें हम लोग दूसरे से ही हम लोग समझ लेते हैं इसमें कि कैसे डोमिनेंस और कैसे रिसेसिव हुआ। इसमें हुआ ये कि पुनः मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पुनः जो कैपिटल टी वाले या शुद्ध लंबे तने वाले जो पौधे थे और शुद्ध बौने पौधे थे उनसे जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में देखा गया कि सभी पौधे संकर लंबे हुए, सभी पौधे संकर लंबे हुए और सभी संकर लंबे हुए मीन्स यह हो गया कि इसमें छोटा वाला भी था तना वाला, बड़ा तना वाला भी था। तो छोटा तना वाला अगले पीढ़ी में छुपा था और बड़ा तना वाला अगले ही पीढ़ी में, मतलब F1 ही पीढ़ी में शो कर दिया। हमने कल लक्षण बताए थे कि कभी भी हम लोग अगर रेशियो निकालते हैं तो 2 प्रकार से रेशियो निकालते हैं, एक जो होता है जीनोटाइप और एक जो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में हमने बताया था कि अगर जिसका भी जीनोटाइप निकालना है उसके हम लोग जीन का अध्ययन करते हैं। फिनोटाइप में यह बताया गया था कि जिसका भी हम लोग रेशियो निकालेंगे उसको केवल देखकर ही हम लोग बता लेते हैं। तो इसमें हमने जीनोटाइप नहीं बल्कि फिनोटाइप देखा। मेंडल्स ने देखा कि फिनोटाइप में सभी पौधे लंबे हो गए। इन्होंने यह कहा कि लंबा जो तना था यह प्रभावी लक्षण था, लंबा जो तना था यह प्रभावी था। प्रभावी को ही हम लोग प्रबल भी कहते हैं, प्रभावी को ही हम लोग प्रबल भी कहते हैं। मतलब जो लंबा तना था वो प्रभावी था, जो अगले पीढ़ी में शो किया दिखा, और जो बौना था वो अप्रबल था। अप्रभावी कह सकते हैं और अप्रबल भी कह सकते हैं। यह अप्रबल था जो कि अगले पीढ़ी में छुपा रहा। तो यहाँ पे उन्होंने अगला निष्कर्ष यह निकाला कि डोमिनेंस और रिसेसिव में यह होता है कि जो शुद्ध लंबा पौधा होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और प्रभावी लक्षण अगले पीढ़ी में दिखता है और अप्रभावी लक्षण इस पीढ़ी में छिपा रहता है और उसके अगले पीढ़ी में यह भी दिखने लगता है। मीन्स यह हो गया कि हर जीवों में जो प्रभावी जीन होते हैं वही दिखते हैं, वही शो करते हैं। जो अप्रभावी जीन होते हैं वो एक पीढ़ी तक छुपे रहते हैं, वो अगली पीढ़ी में शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे
तो पहले हमने लिया था शुद्ध बौना पौधा, जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी लिए थे। स्मॉल टी का मतलब ये हो गया कि यह शुद्ध बौना है। और F1 पीढ़ी में देखा गया तो सभी लंबे पौधे हुए थे, और इस शुद्ध बौने का जो लक्षण था इसमें छिपा हुआ था, यह नहीं दिखा। और यही अगर F1 पीढ़ी से पुनः क्रॉस कराया गया F2 पीढ़ी में, तो स्मॉल टी जो इसके पूर्वज का लक्षण है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे शो कर दिया। यह पौधे जो थे बौने हो गए, और ये जो पौधे थे शुद्ध लंबे हो गए, और ये बीच में संकर हो गए। मीन्स यह हो गया कि प्रबलता जो होता है अगले ही पीढ़ी में शो करता है, और अप्रबल जो होता है एक पीढ़ी तक छुपा रहता है, उसके बाद से उसके अगले पीढ़ी में शो करता है। तो ये हो गया अगले पीढ़ी में शो कर दिया। इसी को उन्होंने मेंडल्स ने जो निष्कर्ष निकाला उसे कह दिया प्रबलता और अप्रबलता। मीन्स यह हो गया कि जो पहले पीढ़ी में शो करता है वह प्रबलता है या प्रबल लक्षण है, जो दूसरे पीढ़ी में शो करता है वह अप्रबल या अप्रबलता की लक्षण होती है। तो यहाँ पे दूसरे पीढ़ी में शुद्ध बौना बना। बिल्कुल ऐसे ही तीसरा उन्होंने निकाला था पृथक्करण। तीसरा जो उनका निष्कर्ष था पृथक्करण था, सेग्रीग्रेशन। ये उनका तीसरा निष्कर्ष था, सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन में उन्होंने क्या किया, बस इसी प्रयोग से ही उन्होंने तीनों निष्कर्ष निकाले थे जो हम लोग कल पढ़े थे। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, बताया यह कि अगर हम अलग अलग दो लक्षणों के पादप लें या कोई भी जीव लें, जैसे यहाँ पे लंबे तना वाला लिया गया था, यहाँ पे बौने तना वाला, यह अलग लक्षण है या अलग लक्षण है। अगर उन दोनों बाद में जॉनसन दिया रहता है, पहले मेंडल दिया रहता है, तो ज्यादातर लड़के मेंडल्स में पढ़े रहते हैं कि आनुवंशिकता के पिता यह है, तो जीन का भी खोजकर्ता यही होंगे, क्योंकि यह गलत है। मेंडल ने जीन नहीं बल्कि उस फैक्टर की खोज की थी, कारक की खोज की थी। फिर बिल्कुल ऐसे इसके उलट ही पूछ दिया जाता है कि फैक्टर की खोज किसने किया था, उसमें जॉनसन को भी डाल दिया जाता है। तो जॉनसन ने फैक्टर की खोज नहीं की, बल्कि फैक्टर की खोज जो था वो मेंडल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार कंपटीशन में ऐसे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यह भी बनता है कि जीन की खोज किसने किया, फिर फैक्टर की खोज किसने किया। तो हमने यह समझा कि जो मेंडल के कारक थे उसी को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया। अगला इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले तीसरा, वह था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम हम लोग मेंडल के क्रॉस के F1 पीढ़ी में ही जान लेंगे, क्योंकि हमने यह देखा कि यहाँ पे शुद्ध लंबे तने वाले पौधे हैं, यहाँ पे शुद्ध बौने तने वाले पौधे हैं। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो लंबे बने पौधे, लेकिन ये जो पौधे थे संकर लंबे थे, इन दोनों से पृथक थे, इसलिए इनको पृथक्करण कह दिया गया। या इससे भी अलग यह पौधे आए, इससे भी अलग आए, इनके जीन भी इन दोनों के मिक्स थे, इसलिए इन्होंने पृथक्करण कह दिया। ऐसे अगर स्पष्ट नहीं होता है तो एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में एक वैज्ञानिक ने नियम दिया था और वह मेंडल के अपवाद के रूप में दिए। क्योंकि वह मेंडल का अपवाद तो नहीं हुआ, बल्कि मेंडल के पृथक्करण का नियम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई, संतुलित हो गया। तो एक बार हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि कैसे दिए थे। एक पौधा होता है जिसका नाम है साम्य पौधा होता है, पुष्प होता है। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने साम्य पुष्प लिए, उसमें एक पुष्प जो था सफेद था, एक पुष्प जो था लाल था। हमने रेड लिया और हमने व्हाइट लिया, दो पुष्प लिए, एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। रेड वाला जो था प्रभावी लक्षण था और सफेद वाला जो था अप्रभावी लक्षण था। उन्होंने क्या किया, रेड वाले और सफेद वाले पुष्प के साथ क्रॉस करा दिए। जब क्रॉस कराए तो अगली पीढ़ी में न सफेद रंग की पुष्प हुई न व्हाइट रंग की पुष्प हुई, यह जो हुआ पिंक कलर, मतलब गुलाबी रंग का पुष्प बन गया। यह पुष्प जो था न लाल रंग का हुआ
ना सफ़ेद रंग का हुआ, बल्कि इन दोनों का मिक्स एक अलग रंग गुलाबी रंग का हो गया, इन दोनों से पृथक हो गया, इन दोनों से अलग आ गया। क्योंकि मेंडल के अपवाद में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि मेंडल का नियम नहीं दोहराता है, क्योंकि इसको या तो लाल होना चाहिए था या सफ़ेद होना चाहिए था। क्योंकि मेंडल्स ने कहा था कि हर जीव अपने माता पिता के ही लक्षण को दोहराते हैं। तो मेंडल के नियम के अनुसार यह जो पुष्प था उसको लाल होना चाहिए था, क्योंकि पहला ही पीढ़ी था F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में इसको लाल होना चाहिए था। यह लाल ना हो करके ना ही सफ़ेद हुआ, बल्कि क्या हो गया, पिंक हो गया। तो अभी हम लोग मेंडल का अपवाद बाद में पढ़ेंगे, पहले मेंडल्स के नियम भी पढ़ना होता है। क्योंकि हम लोग केवल यह पृथक्करण का नियम समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सा चर्चा किया। एक बार और बता देते हैं कि क्या होता है। साम्य नामक एक प्लांट होता है जो 2 रंग का होता है। एक यह पौधा है, पुष्प है, इसका पुष्प का एक रंग जो है लाल रंग है जो प्रभावी लक्षण है, दूसरा जो है सफ़ेद रंग है, यह अप्रभावी लक्षण है। इन दोनों पुष्पों के साथ क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी जो बनी, हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि मेंडल के F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही शो करते हैं, मतलब सभी पौधे लंबे हुए थे, लंबा जो था प्रभावी लक्षण था। तो मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षण लाल है, पौधे का पुष्प जो है लाल रंग का होना चाहिए था मेंडल के अनुसार। क्योंकि यह लाल रंग का न हो करके यह जो पुष्प जो हुआ इन दोनों से अलग गुलाबी रंग का हो गया, पिंक कलर का हो गया। मीन्स यहाँ पे यह हो गया कि ये दोनों से पृथक हो गया। मेंडल ने ऐसे ही पृथक्करण का नियम निकाले थे। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने पृथक्करण का जो निष्कर्ष निकाले उसमें इन्होंने यही बताया कि अगर 2 अलग अलग लक्षण या 2 विपरीत या 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में वह लक्षण बदल जाते हैं, एक नए प्रकार के लक्षण आते हैं, और यह जो लक्षण आते हैं या पृथक होते हैं तो यही पृथक्करण का निष्कर्ष इन्होंने दिया। तो ये जो था मेंडल का तीसरा निष्कर्ष था, जिसको हमने पृथक्करण का निष्कर्ष कहा। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और हम बता देते हैं। मेंडल ने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला जो था फैक्टर्स, दूसरा जो था प्रबलता और अप्रबलता, तीसरा जो था पृथक्करण। हमने फैक्टर में यह बताया कि मेंडल ने फैक्टर को ऐसे डिफाइन किया कि माता पिता के लक्षण उनके संतानों में जो ले जाने का कार्य करता है उसे मेंडल्स ने कारक का। अगर हम लोग इसको डिफिनीशन के तौर पे लिखना चाहें तो लिखते हैं कि मेंडल के अनुसार माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में अग्रसर या ले जाने का जो कार्य करता है वही उन्हें कारक कहे। मतलब जो कारक होता है वही माता पिता के लक्षणों को ले जाने में संतानों का कार्य करता है। अगला जो था डोमिनेंस था, प्रबलता और अप्रबलता था। प्रबलता और अप्रबलता को अगर हम लोग को डिफिनीशन लिखना होता है तो लिखते हैं कि प्रबलता वह लक्षण होती है जो अगले पीढ़ी में F1 पीढ़ी में, मेंडल ने बताया कि प्रबलता वह लक्षण है जो F1 पीढ़ी में दिखता है, फिनोटाइप होता है, दृश्य रूपी प्रकटत होता है, वह प्रबल लक्षण होता है या प्रभावी होता है। अप्रबलता में उन्होंने यह बताया कि जो अगली पीढ़ी में छिपा रहे वह दिखे न, अगली पीढ़ी में छिपा रहे, F1 ही पीढ़ी में छिपा रहे तो उसको उन्होंने अप्रबलता कहा। मीन्स यह हो गया कि प्रबलता लक्षण हमेशा दृश्य रूपी ही प्रकटन होता है, हमेशा दिखते हैं, और अप्रबलता उसे कहते हैं जो लक्षण दिखते नहीं है, केवल इनका जीन का अध्ययन करके ही हमको समझा जा सकता है। अगला अगर हम लोग को पृथक्करण का नियम अगर पृथक्करण का डिफिनीशन लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि 2 लक्षणों के बीच या 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो एक नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम लोग पृथक्करण कह देते हैं या इसे पृथक्करण का निष्कर्ष कहा गया। तो ऐसे हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो था मेंडल्स का कुछ निष्कर्ष था। हमने यह भी बताया कि मेंडल्स ने कोई लॉ नहीं दिए थे, कोई नियम नहीं दिए थे, केवल निष्कर्ष दिए थे। मेंडल के यही निष्कर्ष उनके जो नोट थी, डायरी थी जो प्रकाशित हुई थी, और उसी डायरी को
कार्ल कोरेन, शेरमार्क और हुगो डी ब्रीज जैसे वैज्ञानिकों ने पढ़ा और उनमें कुछ संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद से इन्हीं वैज्ञानिकों ने मेंडल्स का नियम दिए। क्योंकि मेंडल्स का नियम हम लोग मोनोहाइब्रिड पढ़ चुके हैं, डाई हाइब्रिड के बाद से हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेंडल्स ने क्या क्या नियम दिए, मेंडल्स ने कैसे नियम दिए, वो हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकरण पढ़ लेंगे तभी हम लोग मेंडल्स का नियम को बढ़िया से समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी मेंडल्स का नियम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंडल्स का नियम केवल पढ़ने से नहीं होता, उसको समझाना पड़ेगा, और वह तभी समझ में आएगा जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके होंगे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि डाई मतलब 2 होता है, हाइब्रिड मतलब संकरण होता है। तो हम लोग द्विसंकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये करते हैं कि मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, उसमें से हम लोग 2 लक्षण चयन करते हैं, और 2 लक्षण चयन करने के बाद से उन्हीं दोनों लक्षणों के बीच हम लोग क्रॉस करा देते हैं, तो उसे मेंडल का द्विसंकरण कहा जाता है। अगर इसको हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें इसका, या इसको डिफाइन करना चाहें, तो कहेंगे कि मेंडल ने 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, जिसे मेंडल का द्विसंकरण क्रॉस कहा गया। और वह 2 तुलनात्मक लक्षण क्या थे वह हम लोग यहाँ पे लेते थे। पहला है लक्षण, पहला जो था बीज लिए थे मटर का, तो बीज जो था बीज का रंग ले लिए। पहला तुलनात्मक है बीज का रंग। और इसमें क्या क्या था तुलनात्मक लक्षण में, एक जो बीज था वह जो था पीला था, दूसरा जो बीज था वह हरा था। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा जो लक्षण लिए वह लिए बीज का आकार, बीज का आकार। एक जो था गोल था और एक जो था झुर्रीदार। एक जो था गोल था, एक था झुर्रीदार। मैंने यह बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड में मेंडल ने 2 लक्षण लिए। अभी हम लोग पहले दिन जो पढ़े थे वो पढ़े थे मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड में मोनो मतलब 1 होता है, मेंडल ने केवल 1 लक्षण लिए थे तुलनात्मक, वो था तने की लंबाई। और आज हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ते हैं, तो मेंडल ने इसमें 3 लक्षण लिया, 2 लक्षण लिया, बीज का रंग और बीज का आकार। ये दोनों लक्षण जो मेंडल्स के 7 लक्षण थे उन्हीं में से दोनों हैं। तो बीज का लक्षण में उन्होंने एक पीला लिया और एक हरा, एक गोल, एक झुर्रीदार। ये जो थे प्रभावी लक्षण थे, ये जो थे प्रभावी थे, ये अप्रभावी था। ये जो लक्षण था प्रभावी लक्षण था, पीला और गोल भी जो है प्रभावी लक्षण है, हरा और झुर्रीदार है यह अप्रभावी लक्षण है। और इन्होंने कैसे क्रॉस कराए, कैसे संकरण कराए, ये हम लोग जानते हैं। जो पीला था उन्होंने इसको डिनोट किया, इंडिकेट किया कैपिटल वाई से। जो हरा था